हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हम लोग सोल ट्रेड और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप, ऐसा कहा जाता है कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग ए बिजनेस पार्टनर, डोंट बी इन ए हरी, जल्दबाजी मत करिए एक बिजनेस पार्टनर का चुनाव। गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू टेस्ट हिम, because choosing a business partner is just like choosing a life partner in the same context. In either case there is need for second thought and keen knowledge. दोनों ही केस में आपको बहुत ही सावधानी से चुनाव करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं पार्टनरशिप। पहले डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, इट इज़ ए रिलेशन, एक एग्रीमेंट है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट्स कहाँ से आएगा? प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस से आएगा प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस जो किया जा रहा है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जा रहा है, और उस प्रॉफिट को वो आपस में शेयर भी करेंगे। ऐसा एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है। विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल, वो जो बिज़नेस है जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो बिज़नेस या तो सभी पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, उस बिज़नेस को मिलकर ड्यूटी दे रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब में से कोई एक उन सब के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट कर रहा है। इट इज़ अ डेफिनेशन विच इज़ गिवन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ठीक है, चलिए इसी डेफिनेशन के बेस पे हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप की। अगर इन सभी फीचर्स को ऐड कर लिया जाए तो वो डेफिनेशन बन जाती है। पहली फीचर है मोर देन वन पर्सन। इन ए पार्टनरशिप एटलीस्ट टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उसे शुरू करने के लिए। पार्टनरशिप नीड अ मिनिमम ऑफ टू पर्सन्स बिकॉज अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी हिज ओन पार्टनर। सो इफ इन द फ्यूचर द नंबर ऑफ पार्टनर्स reduces to one, then partnership is automatically dissolved। कम से कम दो व्यक्ति होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। और अगर फ्यूचर में सिर्फ एक ही पार्टनर रह जाता है, मान लीजिए सेकंड पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, छोड़ के चला जाता है बिजनेस को, इन दैट केस। तो ये फर्स्ट फीचर था इसका। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस की बात चल रही थी ना, क्योंकि बिकॉज देयर हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, पार्टनरशिप की नेक्स्ट फीचर है कि बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के दौरान। द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस, और बिजनेस शुड बी लीगल। ये वाली बात थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। मान लीजिए अगर दो व्यक्ति या तीन दोस्त हैं, वो मिलकर एक ऐसा प्लान करते हैं कि हम घर से पेमेंट लेके आएंगे, 50-50 हज़ार रुपये लेके आएंगे, फिर उससे कुछ सामान खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, और एक फास्ट चलने वाली बाइक, धूम वाली बाइक, कुछ रस्सी, कुछ और नाइफ, कोई पिस्टल, ऐसा कुछ खरीदेंगे, और फिर चल के हम लोग एक बैंक लूटेंगे आज। और बैंक लूटने से जो भी पैसा मिलेगा हमें, दैट इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। It is not a partnership because what they are planning for, it is not a business, it is not a business also, it is not a legal thing, legal concept नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम कोई इलीगल बिजनेस की यहाँ बातचीत नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है वो भी लीगल बिजनेस की। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जो एग्रीमेंट है, वो इट मे बी पॉसिबल कि वो ओरल हो, वो रिटन भी हो सकता है। अगर वो ओरल है तो उसकी अलग लिमिटेशन रहेंगी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में है, लिखित रूप में है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। ठीक है ना। अब एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है यहाँ पे, पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति जो इनकेपेबल है टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पर्सन, कैन नॉट बी ए पार्टनर, कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। अगर एक ऐसा व्यक्ति है, जस्ट लाइक एक माइनर पर्सन है, माइनर व्यक्ति वो हुआ कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो माइनर है, नाबालिग है। एक नाबालिग व्यक्ति किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता है, तो वो किसी फर्म का पार्टनर भी नहीं बन सकता है। ठीक है। सो इट इज़ ट्रू दैट ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर बन सकता है वो, एक कंडीशन पे कि वो सिर्फ एक ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव के लिए पार्टनर बनेगा, नॉट फॉर द लॉस। फर्म में सिर्फ प्रॉफिट का हकदार होगा, वो लॉस का हकदार नहीं होगा। पहली बात तो ये कि वो पार्टनर बन नहीं सकता। लेकिन अगर उसे पार्टनर बनाने के लिए सब एग्री हैं, बाकी पार्टनर्स भी एग्री हैं, तो वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली वो ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव के लिए पार्टनर बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि हम लोग पहले भी यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स, द पर्सन्स आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। तो प्रॉफिट्स मोटिव की यहाँ बात हो रही है। अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम मैनेज किया है, कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर ये कहा है कि हम पैसे कलेक्शन करते हैं, कलेक्टिव मनी करेंगे, और फिर उस पैसों से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कपड़े खरीदेंगे, कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में या नीडी पीपल में। तो हम इस प्लानिंग को, उसके इस मैनेजमेंट को हम लोग प्रॉफिट मोटिव नहीं मान सकते, तो वो पार्टनरशिप का रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। एट पार बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। एट पार का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम नहीं कर रहे, वी आर अर्निंग प्रॉफिट, वी आर रनिंग द बिजनेस, वी आर एग्री टू कंटिन्यू ए बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। वो अलग मैटर है कि आपको प्रॉफिट ना हो किसी कारण से और आप लॉस में हो, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। बट प्रॉफिट मोटिव के साथ शुरुआत होनी चाहिए, और साथ ही साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट जो है वो होगा वो सभी पार्टनर्स में एक एग्रीड रेशो में, जो भी रेशो तय होगा पार्टनर्स के बीच में। अगर वो रेशो मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, उनके बीच में तय हुआ है कि वो इक्वल रेशो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, तो 1:1:1, तो तीनों में इक्वल शेयर होगा वो। या फिर इसके अलावा कोई भी और रेशो हो सकता है, जस्ट लाइक 2:1:1। इस जैसे जो भी रेशियो में फाइनल होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसका की पॉइंट है। पार्टनरशिप, कोई फॉर्म एक पार्टनरशिप है या नहीं, ये उसका की पॉइंट माना जाता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। समझिए ध्यान से इस पॉइंट को। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज एन ओनर is responsible for any contract entered into by his agent operating within the limit of his the authority. Similarly, a partner can bind all the partner with his activities. दोबारा समझिए इस मैटर को। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप का मीनिंग सिंपल शब्दों में ये है, प्रिंसिपल तो हुआ ओनर, इट इज़ ओनर। एजेंट है उस फर्म का, उस बिजनेस का एक रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने द्वारा किए गए सारे काम से फर्म को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, ये फीचर के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं, ये अपने आप में प्रिंसिपल तो हैं ही, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी, दे आर द ओनर, दे हैव राइट टू टेक द डिसीजन। ये प्रिंसिपल तो हैं ही हैं, साथ में एजेंट भी हैं। एजेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए ए ने बैंक से लोन ले लिया, ए हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक, राइट। सपोज ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, राइट, एंड
ए हैज़ टेकन लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। ए ने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। अब जो बैंक ने लोन दिया है ए को, वो ए को सिर्फ ए के बिहाफ पे नहीं मिला है लोन, वो लोन मिला है फर्म के बिहाफ पे। ऑल द पार्टनर्स आर स्टैंड फॉर ए फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। तो अगर ए ने बैंक से लोन ले लिया है, तो ए ड्यू टू एन एजेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, तो एजेंट जो होता है वो अपने द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए पूरी की पूरी फर्म को बाइंड कर देता है, वो पूरी फर्म को अटैच हो जाती है, पूरी फर्म अटैच हो जाती है उस लोन को रीपे करने के लिए। लेटर ऑन क्या होता है कि मान लीजिए बैंक ये लोन पे नहीं कर पा रहे हैं और बैंक पैसे मांगने आएगा लोन के, तो बी और सी इस बात को कहकर पीछे नहीं हट सकते कि लोन हमने नहीं लिया, ए ने लिया है तो ए से आप वापस लीजिए पैसा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ये तीनों प्रिंसिपल भी हैं एज वेल एज दे आर ऑल्सो द एजेंट ऑफ द फर्म। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है दोनों में, ओनर भी हैं और अपने द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए वो पूरी फर्म को बाइंड भी करते हैं, दैट इज़ द एजेंट ऑल्सो। एजेंट का यही काम होता है। एजेंट किसी पार्टी से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फर्म के बिहाफ पे करता है, अपने बिहाफ पे नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ द कंसेप्ट, इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो रहती है अनलिमिटेड रहती है। ये बाद में हम लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे इस पॉइंट को कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिकॉज इन केस ऑफ हैवी लॉसेस और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी अटैच हो जाती है लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जो पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है या दुकान बिक गई तो उनकी लायबिलिटी खत्म होगी, नहीं, लायबिलिटी को पूरी पे करने के लिए उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, ज्वेलरीज हैं, घर के कुछ भी सामान है, वो उनके सब बिक सकता है इन केस देर इज़ ए हैवी लॉसेज इन द बिजनेस। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ। अगर हम कंपनी सेक्टर की बात करें तो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी तो होती है अनलिमिटेड, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। फिलहाल यहाँ पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ। जैसा कि पहले मैं एक लाइन्स बोल रहा था चैप्टर को शुरू करने से पहले कि 10 बारी सोच लो किसी को पार्टनर बनाने से पहले, एक बार फिर सोच लो। बिकॉज पार्टनरशिप जो है उसकी जो बैकबोन है वो बैकबोन है फेथ, विश्वास, आपसे विश्वास है। तो अटमोस्ट गुड फेथ शुड बी देयर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप तभी सक्सेसफुल रन करती है जब उसमें एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर्स हो। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। ये फाउंडेशन है, मतलब एक नींव है ये। इन द एब्सेंस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स देर इज़ नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मायना ही खत्म हो जाएगा। So good faith here simply means that all the partners should give every type of information affecting to the firm to one another, and if necessary will consult other partners before taking any decision and give a true account of all business deal done by one to another. Hope आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि utmost good faith should be there, must be there. लास्ट फीचर है इसकी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे शेयर से है, मतलब हिस्से से है, हिस्सा। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, तीनों का अपना अपना हिस्सा है। मान लीजिए तीनों का इक्वल शेयर है 1:1:1। तो तीनों पार्टनर्स में से मान लीजिए सी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तीनों पार्टनर्स का इक्वल शेयर है फॉर्म में। अब जो बी है वो चाह रहा है कि मैं अपने उसका बेटा है बी का डी, बी चाहता है कि मेरा बेटा जो डी है वो फॉर्म में एंटर हो जाए, मतलब हम लोग 4 पार्टनर्स बन जाएं, ए बी सी डी। बी ये चाह रहा है कि मेरा बेटा एंटर हो जाए। अब ए और सी की परमिशन के बिना वो अपना शेयर बी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मतलब बी चाह रहा है कि अपना कुछ हिस्सा मैं दे दूँ इसको, जैसे मेरे पास 1/3 है तो इसमें से आधा हिस्सा इसको दे दूँ और ये पार्टनर बन जाए। बन सकता है लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स की सहमति के बिना नहीं बन सकता। ठीक है, ये कंसेप्ट है, रेस्ट्रिक्शन है इस पर ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। चलिए
फीचर्स के पढ़ने के बाद मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि फीचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोथ। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स, इसी में से निकल के आएंगे मेरिट्स और इसी में से निकलेंगे डीमेरिट्स। मेरिट्स पहली है इजी फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल है एक पार्टनरशिप को शुरू करना। देयर इज़ नो नीड टू डू एनी फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इसके लिए, लीगल ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। हाँ, एक एग्रीमेंट है, उस अगर एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड, अगर एग्रीमेंट को आप लिखित रूप में लिख देंगे तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, उसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी देयर इज़ नॉट एनी हार्ड लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन। बैलेंस डिसीजन का मतलब वी आर कंपेयरिंग इट फ्रॉम द सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, सिर्फ ओनली एक पार्टनर। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ए बी सी थ्री, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं। अब एक व्यक्ति एक डिसीजन ले रहा है और उसी डिसीजन को जब 3 व्यक्ति मिलकर बैठकर आपस में लेते हैं सलाह करके, तो डेफिनेटली वो डिसीजन ज़्यादा बैलेंस्ड होगा एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर। नेक्स्ट है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फिर से कंपैरिजन करते हैं, पॉइंट्स को लिखना है ना आपको थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी में कंपैरिजन वर्ड यूज़ करो, एज कम्पेयर टू सोल ट्रेड, एज कम्पेयर टू कंपनी, ऐसा बोलेंगे तो आपको लिखना भी आएगा, आपको कुछ लिखने का मैटर मिलेगा आपको। अब मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे सोल ट्रेड में क्या था, एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर ओनली 1 पर्सन इज देयर, सो लिमिटेड कैपिटल इज देयर, कैपिटल यहाँ पे लिमिटेड रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 पर्सन, मतलब मोर देन 1 पर्सन हो गए, तो 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं, सो मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहेंगे यहाँ पे, राइट, एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्क। डिवीजन ऑफ रिस्क भी पॉइंट सेम इसी से कंटेक्स्ट में है, इसी कंटेक्स्ट में है कि एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर ऑल द रिस्क इज ऑफ ओनली 1 पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल, जो सोल ट्रेडर के। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है तो प्रॉफिट के साथ साथ जो रिस्क फैक्टर है वो भी डिवाइड हो रहा है जितने भी पार्टनर्स हैं, अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो ये इसकी मेरिट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है सिक्रेसी। सिक्रेसी की हम बात करें तो एक पार्टनरशिप, जैसा कि मैं कह रहा था कि अटमोस्ट गुड फेथ रहता है पार्टनरशिप में, आपसी विश्वास रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिक्रेसी रहती है। सिक्रेसी वाइल दे आर टेकिंग सम डिसीजन, वाइल दे आर टेकिंग सम, वाइल दे आर मेकिंग सम स्ट्रेटजी, तो उनको सीक्रेट रखते हैं वो, ताकि उसको जो राइवलर हैं, उन राइवलरी पार्टीज़ हैं जो उनकी, मतलब जो उनके कंपटीशन हैं, कंपटीटर्स में हैं, वो उसको ना पता लगा सके, क्योंकि अटमोस्ट गुड फेथ से ही सिक्रेसी डेवलप हुई है, ये वाला पॉइंट डेवलप हुआ है, ठीक है। और हम बात करेंगे लिमिटेशन की, कुछ कमियां भी हैं। पहली लिमिटेशन या डीमेरिट्स रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि इन केस ऑफ हैवी लॉसेज और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है टू पे आउट द एंटायर लायबिलिटी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब यहाँ पे हम लोग अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि मोर रिसोर्सेज की बात हम यहाँ पे कर रहे थे जस्ट लास्ट पॉइंट में। अब उसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू कंपनी, जब हम कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं तब रिसोर्सेज कम है इसमें, क्योंकि कंपनी में तो द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर मच मोर देन एज कम्पेयर टू द पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट है लैक ऑफ हार्मनी। समटाइम्स, क्योंकि हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे। लैक ऑफ हार्मनी का मतलब कुछ, कई बारी समटाइम्स कुछ गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं पार्टनर्स आपस में, तो समटाइम्स लैक ऑफ हार्मनी देखने को मिलती है पार्टनर्स में। कुछ आपसी विश्वास कम हो जाता है, लैक ऑफ फेथ डेवलप हो जाता है, कोई गलतफहमी डाल देता है, कोई कंपटीटर ही काम कर देते हैं वाला, तो उस केस में लैक ऑफ हार्मनी में देखने को मिलती है। फिर है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी में ये है कि मान लीजिए फॉर्म में 2 ही पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, और ए की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहेगी। जबकि कंपनी के, अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी की तो एक स्लोगन बना हुआ है कंपनी में कि मेंबर्स में कम्स इन, मेंबर्स में गोज आउट, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे बट कंपनी सदा के लिए चलती रहेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।